नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें अपने पहले 3 क्लास हो चुकी है और उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि भारत के अंदर आने वाली यूरोपियन कौन थे, इसमें पुर्तगाली, उसके बाद में कौन आए थे, डच आए थे और तीसरे नंबर पर आते हैं अपने ब्रिटिश और या अंग्रेज आते हैं। इन्हीं को अपने पढ़ रहे थे, ब्रिटिश या अंग्रेजों को। ये 3 नंबर पे आते हैं ब्रिटिश या अंग्रेजी, इनको अपने पढ़ रहे थे और इनके बारे में अपने आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा पढ़ लिया था इनके बारे में। सबसे पहले अपने देखा था कि जो ब्रिटिश या अंग्रेज है ये आएंगे आपके 1599 में आया था एक व्यक्ति जिसका नाम था जॉन मेडनहल, और 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या कर देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो क्या निजी कंपनी भारत के अंदर व्यापार के लिए आती है और इन्हें एलिजाबेथ प्रथम क्या दे देती है, व्यापार की अनुमति देती है, व्यापार में एकाधिकार की। वो 15 वर्षों की बाद में 20 वर्ष कर दिया गया था और 1853 में जाकर इसे आपके अनिश्चित समय के लिए कर दिया गया था। बाद में अपने पढ़ते बैठान की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटेन क्राउन का आ गया था। इसके बाद में देखते हैं कि वहीं का कोई सम्राट था जेम्स नाम का, जो अपने मुगल दरबार में 2 दूत भेजता है। पहला दूत आया था 1608 ईस्वी में, जिसका नाम था आपके कैप्टन हॉकिंस। वो जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया था, रियायतें प्राप्त नहीं कर पाया था। इसके बाद में दूसरा आता है आपके सर टॉमस रो, जो जहांगीर से मुलाकात करेगा अजमेर के किले में 10 जनवरी 1616 को मुलाकात करता है और वो व्यापार के लिए रियायतें की अनुमति प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में अपने देखा था कि इनका जो पहली फैक्ट्री कहां पर लगी थी कि सूरत के अंदर। कब लगती है, 1608 में, लेकिन वहां पर ज्यादा काम वाम नहीं होता। फिर दूसरी फैक्ट्री लगती है आपके पूर्वी तट के ऊपर 1613 के अंदर, और आपके मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री लगती है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके बाद में अपने देखा था कि इन्होंने अलग अलग स्थानों के इस प्रकार अधिकार करते हैं। और आपने देखा था कि सबसे पहले मद्रास वाले वहां पर चेन्नई नामक गांव खरीद लेते हैं और वहीं पर इसका नाम चेंज कर कर क्या कर देंगे, मद्रास, और वहां पर उनका एक अपना कार्यालय स्थापित कर देंगे। इसके बाद में इन्होंने बॉम्बे दहेज में मिल गया था, इन्हें पुर्तगाल से दहेज के रूप में मिला था, और 1668 में इनके पास क्या आ जाता है, बॉम्बे। आज अपना देखना है आपके कलकत्ता किस प्रकार आता है इनके पास। तो समय था 1698 ईस्वी का। समय आपके 1698 ईस्वी का, और 1698 ईस्वी में इनको पता चला कि बंगाल के अंदर आसपास की कोई जमीनें बिक रही है, तो इन्होंने वहां पर 3 गांव खरीद लिए। कब, 1698-99 के अंदर इन्होंने 3 गांव खरीदे। कौन कौन से, एक का नाम है आपके कलिकता, कलिकता, एक गांव का नाम है सुतानाती, और एक गांव का नाम है गोविंदपुरा। और ये तीनों के तीनों गांव कहां पर है, बंगाल के अंदर। ये तीनों गांव अंग्रेजों ने खरीद लिए। कलिकत्ता है, सुतानाती है और गोविंदपुरा। बाद में तीनों गांवों को खरीदा और इस कलिकत्ता का इन्होंने क्या कर दिया, विस्तार। कलिकत्ता का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, और इन तीनों को मिलाकर फिर एक नया बड़ा नगर बना दिया जिसका नाम आपके कलकत्ता। कलकत्ता की क्या की स्थापना, आपके कलकत्ता की क्या कर देते, स्थापना। कलिकत्ता, सुल्तानाती और गोविंदपुरा को मिलाकर क्या बना देंगे, ये कलिकत्ता की जगह क्या बना देंगे, कलकत्ता बना देते हैं। और यहीं पर कलकत्ता के अंदर 1699 ईस्वी के अंदर, 1699 ईस्वी के अंदर यहीं पर अपना मुख्यालय बनाएंगे, और उस मुख्यालय के स्थान पर यहाँ पर अपना किला बना दिया था आपके लॉर्ड या फोर्ट विलियम नाम का इन्होंने क्या बना दिया था, किला। फोर्ट विलियम।
फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। 1698 में खरीदे हैं और 1699 में इन तीनों का विस्तार कर कलकत्ता बनाया है, तीनों का मर्ज किया है, कलकत्ता बनाया है और यहाँ पर क्या है, फोर्ट विलियम नामक क्या बना दिया इन्होंने, किला। अब ये जो फोर्ट विलियम है इसका संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। इसका संस्थापक कौन है, जॉब चॉर्नोक। जो चार्नोक नाम का बंदा है, अंग्रेज है, वो इनका क्या है, आपके फोर्ट विलियम का संस्थापक है। जो चार्नोक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है और इसी ने यहीं पर क्या लगा ली थी, आपके फैक्ट्री लगा ली है। इसके बाद में 1700 ईस्वी में यहीं पर 1700 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर, ये जो कलकत्ता है इसी में पहला इनका क्या बनता है, अंग्रेजों का या ब्रिटिश, पहला ब्रिटिश आपकी गवर्नर बनता है, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर। और ये जो बंदा बना था इसका नाम था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर नाम का एक बंदा था, उसे क्या बना दिया गया, कलकत्ता का गवर्नर बना दिया गया। पहले ब्रिटिश गवर्नर कलकत्ता के अंदर 1700 ईस्वी में। तो 1698 में जमीन खरीदी है, 99 के अंदर उनका विस्तार कर फोर्ट विलियम नामक किला बनाया है और यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना और किले की स्थापना जॉब चॉर्नोक ने की है। और 1700 ईस्वी में यहाँ पर आपके पहला गवर्नर बना दिया जिसका नाम क्या आपके चार्ल्स आयर, जो कहाँ का है, कलकत्ता का, ध्यान रखना कलकत्ता का है। यानी 1700 आते आते भारत के अंदर इनकी 3 प्रेसिडेंसी हो गई है। ये भारत है, अपने भारत के अंदर इनके क्या है, 3 प्रमुख मुख्यालय है, जिसमें से पहला है आपके मद्रास, और मद्रास पर लगभग इन्होंने कब खरीद लिया था, 1639 ईस्वी में। दूसरा जो इनका मुख्यालय है वो है बॉम्बे, और बॉम्बे अपने पिछले क्लास में देखा था 1668 ईस्वी के पास इनके पास आ जाता है, किराए पर ले लेते हैं। और इसके बाद में आपके कलकत्ता, और कलकत्ता आपके अपने 1699 ईस्वी के अंदर, 1699 में किस पर अधिकार कर लेते हैं, कलकत्ता पे, या कलकत्ता पे स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, 98 ले लो, 99 ले लो। और यहाँ पर आपके फ्रांसिस डे थे, और यहाँ पर गेराल्ड ओंगिया, और यहाँ पर आपने जॉब चॉर्नोक है, अपने तीनों नाम देख लिए। तो लगभग देख लो 20-20 साल के अंतराल में, लगभग यानी 100 साल के आसपास आते आते कंपनी ने भारत के अंदर 3 अपने प्रमुख ठिकाने बना लिए, जिसमें आपके मद्रास है, बॉम्बे है और कलकत्ता है, आपके कलकत्ता है। इसके बाद में अब कंपनी ने देखो कहां कहां पर अधिकार कर लिया, मैप से थोड़ा देखना था इनको, इधर वाला हो गया, यहां पर इनका बॉम्बे, यहां पर है मद्रास, और ये अपना गया कलकत्ता। अब देखो 3 प्रमुख स्थान है, तीनों के तीनों समुद्र से लगते हैं, सूरत बंदरगाह भी इनका है, और तीनों के तीनों समुद्र से लगते हैं, तो उधर समुद्र का जितना भी व्यापार होता है उस पर भी अधिकार हो रहा है किनका, अंग्रेजों का, ब्रिटिश का अधिकार हो रहा है, समुद्र से व्यापार हो रहा है इनका, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी तीनों के तीनों क्षेत्र क्या प्रमुख क्षेत्र है, और यह आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धन लाने वाले प्रदेश है। तो इस प्रकार इन्होंने 3 बड़े क्षेत्रों पर क्या कर लिए, अधिकार। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है कि आपके 1719 के अंदर या 1717 में महत्वपूर्ण समझौता दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। वो देखते हैं अपने 1717 ईस्वी का दिल्ली समझौता। इसे नाम समझौता है, कोई समझौता नहीं होता इन्हें, वैसे मिला था उपहार के तौर पर, कुछ मिल जाते हैं, क्षेत्र मिल जाएंगे, व्यापार की रियायतें मिल जाएंगी 1717 ईस्वी के अंदर। अब दिल्ली यानी दिल्ली समझौता तो दिल्ली के साथ हुआ होगा, तो दिल्ली के अंदर कौन है, अभी मुगल है, तो इस समय जो मुगल बादशाह उसका नाम है फरुखसियर, मुगल बादशाह, और वो कौन है, फरुखसियर।
और ये जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर है ये क्या हो रखा है, बीमार। मुगल बादशाह फर्रुखसियर 1717 में क्या हो रखा था, बीमार हुआ था और इसकी बीमारी का लगभग इलाज नहीं मिल रहा था। अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर है और वो भी क्या है, बीमार। तो अंग्रेज नब्ज पकड़ने में बहुत ज्यादा होशियार थे और इन्होंने कहा बीमार है तो अपने क्या लेकर चलना है, डॉक्टर लेकर चले। व्यक्ति बीमार तो उसके लिए क्या लेकर चले, डॉक्टर। तो ये मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने आए, इनके लिए क्या लेकर आते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन। आपके लंदन से, इंग्लैंड से लेकर आए थे डॉक्टर हैमिल्टन को, यहां से बुलाया था इंग्लैंड से डॉक्टर हैमिल्टन को और कहा आपको क्या है, मुगल बादशाह का क्या करना है, इलाज। और इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था जॉन सरमन। जॉन सरमन। ये दोनों जाते हैं मुगल बादशाह के पास और मुगल बादशाह से अंग्रेज अधिकारी कौन है, जॉन सरमन। ये जाकर बातचीत करता है कि कैसे हो, कैसी तबियत पानी आपकी। तो फर्रुखसियर ने कहा बहुत ज्यादा खराब हालत है और उठा बैठा भी नहीं जाता। तो इन्होंने कहा अपने साथ क्या लेकर आए, डॉक्टर। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का किया इलाज, और इलाज क्या, तो फर्रुखसियर क्या हो गया, स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद इसने कहा मांगो, सरमन से कहा मांग सरमन क्या चाहिए तेरे को। और इस जॉन सरमन ने कहा मैं क्या चाहिए, व्यापारिक रियायतें, कहा आज तेरे को जो मांगना है वो मांग लो। और इसी समझौते में फिर ये क्या क्या मांगे, कुछ रियायतें हैं। इसमें एक तो है कि 3000 रुपए में बंगाल में निःशुल्क व्यापार, निःशुल्क व्यापार। इन्होंने कहा इधर बंगाल साइड में अपने थोड़ा व्यापार की अनुमति दे दो। तो मुगल बादशाह ने कहा मात्र 3000 रुपए दो और पूरे बंगाल के अंदर क्या करो, निःशुल्क व्यापार करो। हम तुम्हें दस्तक जारी कर देंगे, कार्ड जारी कर देंगे और आपका कोई भी वहां पर शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 3000 रुपए बंगाल का व्यापार दे दिया। फिर कहा कि थोड़ा शुल्क बंदरगाह भी दे दो। तो कहा मात्र और मात्र 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में सूरत बंदरगाह 10,000 रुपए लगे और सूरत बंदरगाह अंग्रेजों को सौंप दिया भी बंदरगाह आपका है, आप संभालो इसको। 10,000 रुपए सालाना में तो देते रहो और पूरा का पूरा बंदरगाह क्या आपका है। फिर अंग्रेजों ने कहा भी अपने बंगाल आ गए और सूरत बंदरगाह भी आ गए, थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा भी अपने बॉम्बे टकसाल के अंदर जो सिक्के चलते हैं उन्हें चलाने की क्या दे दो, अनुमति। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कहा बॉम्बे टकसाल के सिक्के पूरे भारत में चलेंगे। बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलाने की क्या दे देते हैं, अनुमति। अंग्रेजी सिक्के जो भी बॉम्बे टकसाल में बनेंगे ये पूरे भारत के अंदर चल सकते हैं, ये अनुमति दे देता है कौन, मुगल बादशाह फर्रुखसियर। और काफी कुछ और बाकी रह गए तो मांग लो कि नहीं, वैसे सब कुछ आ गए। अब कलकत्ता के आसपास आवासीय भूमि खरीदना चाहते हैं वे अपने जो अंग्रेज अधिकारी रहेंगे उनके परिवार भी रहेंगे, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, आवासीय भूमि। तो उसकी भी आप क्या दे दो, अनुमति। तो नंबर 4 पर दे देते आपके कलकत्ता के आसपास आवासीय भूमि खरीदने की अनुमति। कलकत्ता के आसपास आवासीय भूमि खरीदने की अनुमति। आवासीय भूमि खरीदने की क्या दे देते, अनुमति। तो 1717 में मुगल बादशाह कौन है, फर्रुखसियर। और वो क्या हुआ, बीमार में से क्या हुआ, उसके फोड़ा हुआ था, अपने फोड़ा फुंसी हो जाता है और उसकी पीठ पर क्या हुआ था, फोड़ा। तो बैठने नहीं बनता है, सोने बनता है। तो उसका इलाज कर देता है कौन, डॉक्टर हैमिल्टन। और हैमिल्टन इलाज करता है तो फिर अंग्रेजों को क्या देगा, कुछ रियायतें। और रियायतों के तौर पर क्या दे देता है, 3000 रुपए में बंगाल का निःशुल्क व्यापार, 10,000 रुपए में पूरा का पूरा शुल्क बंदरगाह, बॉम्बे टकसाल के अंग्रेजी सिक्के पूरे भारत में चलेंगे और कलकत्ता के आसपास जितनी आवासीय भूमि खरीद सकते हो उतनी खरीद लो, कि पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, जितनी चाहो उतनी भूमि खरीद लो। तो ये जो समझौता होता है 1717 का मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आपके अंग्रेजों के मध्य,
इस समझौते के अंदर अंग्रेजों को लाभ ही लाभ होता है और इन्हें बंगाल और सूरत बंदरगाह तो वैसे मिल ही गया, कलकत्ता के आसपास भूमि मिल गई और आपके बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलाने की क्या मिल गई, अनुमति। इस समझौते को एक इतिहासकार है अपने ओम्स, इतिहासकार ओम्स के अनुसार यह समझौता कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था। इतिहासकार ओम्स है, उन्होंने कहा ये समझौता क्या है, कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा एक ऐसा समझौता था जिसके तहत शक्ति का क्या हुआ था, स्थानांतरण। अब यहां पर भी मुगल बादशाह की कुछ शक्ति किसमें स्थानांतरित हो रही, अंग्रेजों में। तो कभी अंग्रेजों को क्या मिल रही, शक्ति। तो जहां पर भी अपने ऐसा शक्ति का स्थानांतरण हुआ तो अपने उसकी तुलना किससे कर दी, मैग्ना कार्टा से। तो ओम्स कहते हैं भी कंपनी के लिए क्या है, मैग्ना कार्टा। मुगल बादशाह की कुछ शक्तियां किसको मिल रही है, कंपनी को, अंग्रेजों को मिल रही है। तो कंपनी के लिए क्या है, मैग्ना कार्टा। और इसके बाद में कंपनी भारत के अंदर क्या हो जाती है, स्थापित। तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो अपने यहां से। और ये अपने ब्रिटिश पूरी होगी। इसके बाद में आने वाले अपने जो डेनिस है उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश किस किस से युद्ध करेंगे, किस प्रकार भारत के अंदर अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे, राज्य बढ़ाएंगे। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ये ब्रिटिशों का क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया यहाँ पर, अपने उनका व्यापार यहां पर चलने लगा है। इसके बाद में नंबर 4 पर आए थे डेनिस। नंबर 4 पर आते हैं आपके डेनिस। और डेनिसों का यहां पर कुछ ज्यादा है नहीं। डेनिस आए थे अपने भारत के अंदर, लेकिन इन्होंने ज्यादा कोई इधर किया नहीं और ये अपना सब कुछ बेच बाच कर कहां पर चले गए थे, वापस चले जाते आपके डेनमार्क के अंदर। अंग्रेजों को बेच दिया था इन्होंने, इनका लगा व्यापार नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो अंग्रेजों को बेच देते हैं। और नंबर 4 पर आते हैं आपके डेनिस। कहां के निवासी थे, डेनमार्क के। डेनमार्क के निवासी थे आपके डेनिस। और ये जो डेनिस भारत के अंदर आते हैं 1616 ईस्वी में। ये कब आए हैं, 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई, स्थापना। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी क्या होती है, स्थापना। 1620 में ये पहली फैक्ट्री लगाएंगे अपने भारत के अंदर। 1620 ईस्वी में क्या लगाते हैं, पहली फैक्ट्री। और 1853 के अंदर अपने सभी क्षेत्र ब्रिटिश को बेचकर वापस चले गए। तो ये इनका कोई ज्यादा बड़ा यहाँ पर खेल नहीं रहा आपके। और इनका मुख्य केंद्र ध्यान कर लिया, श्री रामपुरा पश्चिम बंगाल के अंदर है मुख्य केंद्र इनका। मुख्य केंद्र जो इनका है वो है श्री रामपुरा। और ये इसमें कहा था बंगाल के अंदर। तो बंगाल के अंदर इनके पास अंग्रेज थे
तो बाद में इनको लगा भी अपने अंग्रेजों के साथ इतनी नहीं बढ़ सकती, अपने नहीं लड़ सकती, इतना लंबा संघर्ष। तो बाद में 1853 के आसपास से काफी समय तक रहे। 1853 में अपना सब कुछ बेचते हैं और कहां पर चले गए थे, वापस डेनमार्क चले गए। और डेनमार्क में जाकर इन्होंने वापस दूध का व्यापार करना शुरू कर दिया था। डेनमार्क वाले दूध का व्यापार करते हैं और वापस इनका भी अपने दूध ही बेचते हैं इससे साथ। तो इसके बारे में कोई ज्यादा प्रश्न आने की संभावना नहीं। थोड़ा ये ध्यान रखना, श्रीरामपुर इनका क्या मुख्य केंद्र था। डेनिश का मुख्य केंद्र कौन सा था? श्रीरामपुर। इसके बाद में नंबर 5 पर जो है उनका नाम है फ्रेंच। नंबर 5 पर कौन आया? फ्रांसीसी। और ये कहां के? फ्रांस के। नंबर 5 पर कौन है? फ्रांस वाले। और फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसियों कि बाद में जाकर इनको पता चला इंडिया के अंदर भी चलना है। और समय था आपके 1664 ईस्वी का समय है, 1664 ईस्वी का। और 1664 ईस्वी में फ्रांस का शासक है जिसका नाम है लुई 14। यहाँ का शासक कौन है? 1664 ईस्वी में शासक है जिसका नाम क्या है आपके? लुई 14। यहाँ पर जो शासक होते हैं उनके लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता रहता है, क्योंकि लुई नाम का 14वां शासक है। और इसी का क्या है? एक वित्त मंत्री। इसका क्या है? वित्त मंत्री। लुई 14 का क्या है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री का नाम है कोलबर्ट। वित्त मंत्री कौन है? कोलबर्ट। और इसी ने फिर क्या बनाई आपके? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने क्या बनाई आपके? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी एक सरकारी कंपनी, अपने अंग्रेजों वाले को छोड़ दे तो बाकी सभी क्या सरकारी कंपनियां थी। निजी वो अंग्रेजों वाली जो अपने ध्यान में रखनी है, ये कैसे? एक सरकारी कंपनी। और ये फिर अपने भारत के अंदर आए हैं। और भारत के अंदर आने के बाद इन्होंने कहा भी अपने भारत में आने से पहले अपने 4 और आ चुके हैं। और उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, उनमें सबसे ज्यादा आपके स्थायित्व किसने प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा योग्य कौन रहा है? तो कभी अंग्रेज। तो कहा जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपने कार्य की उसी प्रकार अपने कार्य करेंगे। तो कहा ठीक है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई? सूरत के अंदर। तो अपनी ये भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाएंगे? सूरत के अंदर। और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो लगी है 1668 ईस्वी के अंदर। कहां पर? सूरत के अंदर। सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है 1668 ईस्वी में। 1668 में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगी है सूरत के अंदर। अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे का दूसरी काम लगाई अंग्रेजों ने, सेकंड वाली का सेकंड फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में। तो कहा अपने भी लगा लेंगे। 60 अगले साल लगा ली 69 ईस्वी के अंदर मसूलीपट्टनम में। और आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने क्या लगा ली? अपनी दूसरी फैक्ट्री। फिर इनका मुख्य केंद्र पूछा जाता है वो इनका पुडुचेरी। 1673 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक गांव खरीदा है जिसका नाम है पुडुचेरी। और पुडुचेरी से बोला नहीं जाता तो इनका पौंडीचेरी। तो पुडुचेरी या पौंडीचेरी है कि 1673 ईस्वी में क्या है? पुडुचेरी या पौंडीचेरी खरीद लेते हैं। और यहाँ पर लुई फोर्ट लुई की क्या करेंगे? स्थापना। क्योंकि इनका शासक कौन है? लुई। तो उसी के नाम पर क्या कर दिए है? फोर्ट लुई की स्थापना। उन्हीं के नाम पर एक किला बना दिया है। फोर्ट लुई की क्या कर दी? स्थापना। फ्रेंको मार्टिन नाम का एक बंदा था जो यहाँ पर फ्रेंको मार्टिन नाम का बंदा है जो आपके फोर्ट लुई की क्या करेगा? यहाँ पर स्थापना। और बाद में इन्होंने बंगाल के अंदर भी अपना कुछ जगह खरीदी थी 1674 ईस्वी के अंदर, चंद्रनगर बंगाल के अंदर। चंद्रनगर नामक एक आपकी बस्ती है, कहां पर है? बंगाल के अंदर।
इसको खरीदते हैं और यहाँ पर आपके फैक्ट्री फिर स्थापित कर लेंगे। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? पौंडीचेरी। जब बंगाल के अंदर आए पौंडीचेरी में इनका शासन हुआ तो अंग्रेजों से सीधे इनकी भिड़ंत होगी और इसके बाद में इनके अंग्रेजों से क्या होने लग जाती है? भिड़ंत। जैसे अपने आपके अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं, या उन्हें कर्नाटिक वॉर या हिंदी में देखे तो अपने कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कितने हुए? 3 हुए, जो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कर्नाटिक वॉर या कर्नाटक युद्ध, तो अपने 3 युद्ध हुए, उनके बारे में अपने देखे फ्रांसीसियों का ये इतना ही है। इसके बाद में स्वीडिश आए थे, 1731 में आए थे, तो और बाद में सीधे चीन के साथ व्यापार शुरू कर देते, तो इधर उनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। तो अपने यहीं तक देखेंगे। इसके बाद में अपने अगला ही टॉपिक शुरू करेंगे, कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध, अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध जिसे अपने नाम से जाना जाता है। तो अपने देखेंगे अगले के अंदर और देखेंगे अंग्रेज किस प्रकार युद्ध करते हैं, किस प्रकार अपने कंपनी का स्थायित्व करते हैं, किस प्रकार क्षेत्र को बढ़ाते हैं और किस प्रकार इन सबको यहाँ से बाहर निकालते हैं, ये देखेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।